आज हम लोग का अध्याय जैव विकास। जैव विकास का मतलब होता है जीवन का विकास कैसे कैसे हमारा हुआ है, जीवन दर पूरी दर कैसे हमारा बढ़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। उनके कैसे प्रश्न हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। जैसा कि देखो हमारा आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना कि निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिघात 3 विशिष्ट मानव जातियां नस्लों में से नहीं है। तो ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 है ना द्वारा अभिघात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों से नहीं है। जो 1800 हमारे 28 में 3 मानव जातियों के बारे में बताया गया था वो थी हमारी केकेसियाई, निग्रियाट और मंगोल कल्प थी। मतलब कौन नहीं थी तुम्हारी, वो हमारी थी लैप लैंड रियार्ड नहीं थी। क्या बात है, लैंप लैंड रियार्ड नहीं थी, ठीक है ना। कौन थी, 3 बताई गई थी, वो थी केकेसाई, निग्रियाड और मंगोल कल्प थी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसके बाद हल्का चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो मानव प्रजाति का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आंखों की बनावट आदि आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। फ्रेंच जीव विज्ञानी जॉर्जेस क्यूवियर ने, कौन हमारे वैज्ञानिक थे, तो फ्रेंच के वैज्ञानिक जॉर्जेस क्यूवियर ने मानव जाति को उनके चमड़ी के आधार पर, किसके आधार पर, उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों में बांटा। कौन कौन थे हमारे थे, तो काकेसियाइड सफेद, मंगोलियाड पीला तथा निग्रियाड काला में विभाजित किया, ठीक है ना। 3 भागों में बांटा। कौन कौन थे मैं देखो तो काकेसियाड मतलब सफेद थे, मंगोलियाड मतलब पीले थे, निग्रियाड मतलब काले रंग में थे। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे देखा जाएगा तो होमोसैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। होमोसैपियंस शब्द किसने दिया था, तो होमोसैपियंस शब्द दिया था तो कार्ल लिनस ने दिया था, तो कार्ल लिनस ने दिया था होमोसैपियंस, ठीक है ना। लिनस हमें क्या दिया गया था, तो होमोसैपियंस शब्द दिया गया था। अगला है होमोसैपियंस शब्द किसने गढ़ा था, तो सी लिनस ने गढ़ा था, है ना, कार्लस लिनस ने गढ़ा था। आगे देखा जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या हमारा वाक्य है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश दिया था हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया था, तो इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। क्या कहा था इन्होंने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो वातावरण में सर्वाइव कर पाएगा, फिट रह पाएगा, वही आगे जीवन अपना बढ़ा पाएगा, ठीक है नहीं। आगे देखा जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ध्यान रखना। तो सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीव का मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ऐसा वाक्यांश जो प्राकृतिक चयन तंत्र का वर्णन करता है, मतलब कि प्रकृति में कैसे चयन करके हमको जीना है, ठीक है ना। आगे इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देख लेंगे, चार्ल्स डार्विन को किसकी पुस्तक के लिए, अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक किसमें, जीव विज्ञान का सिद्धांत 1864 में किया था, ठीक है ना। जीव विज्ञान सिद्धांत किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने कब दिया था, 1884 में, 64 सॉरी। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग कब किया था, तो 1869 में प्रकाशित कौन हमारे ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज के 5वें संस्करण में किया था। मतलब ये वो 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवन कैसे आगे आगे बढ़ता गया उसके बारे में इन्होंने बताया अपनी अपनी पुस्तक के द्वारा, ठीक है ना। कैसे कैसे जीवन हमारा आगे बढ़ता गया, कैसे कैसे नई पीढ़ियों में विकास होता गया, कैसे कैसे नई पीढ़ी हमारी आगे बढ़ती गई, ग्रोथ करती गई, कैसे उन्होंने अपने आप को जीवन रूप में ढाला, और जो नहीं ढाल पाए क्या हो गए, वो विलुप्त हो गई। क्या है ना, क्लियर। आगे देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो जिनकी संरचना समान होती है और उनके कार्य क्या हमारे होते हैं, भिन्न होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं समजात अंग। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं, मतलब वो समान जात के अंग हैं, ठीक है ना। और जिनके कार्य समान होते हैं उनको हम समरूप अंग कहते हैं। बस समझ में ना, मतलब जिनकी आकृति संरचना हमारी क्या रहे, समान रहे, उनको हम लोग कहते हैं
समजात अंग, और जिनका कार्य हमारा कार्य समान रहे उनको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। ठीक है नहीं। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके क्या कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको हम लोग कहते हैं समरूप अंग। हम लोग क्या कहते हैं, समरूप अंग। जिनकी संरचना एक समान हो उनको समजात अंग, और जिनके कार्य एक समान हो और दिखने में एक जैसे हो उनको हम लोग समरूप अंग कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है, 2 पॉइंट हमारे हैं। अगला देख लो, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य क्या होता है, भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं, तो वो हमारे कहे जाते हैं समजात अंग। क्लियर नहीं क्लियर है, कोई डाउट में तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, समरूप अंग है, बताना है निम्नलिखित में से किसके समरूप अंग हैं। मानव हाथ और बैल का पैर समरूप होता है ना, गलत। कुत्ते का पैर और डॉल्फिन का फिलपर, गलत। चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख, गलत। लेबस्टर की पूंछ और व्हेल की फाल, ये क्या दोनों होते हैं, हमारे सेम होते हैं। ये क्या हमारा मतलब है, समरूप अंग है। ठीक है नहीं, समरूप अंग मतलब क्या होते हैं, दिखने में एक जैसे, उनके कार्य भी समान होते हैं। ठीक है नहीं। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डॉट डॉट में देखे जा सकते हैं। तो मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं, अमेरिका में, गलत। अंटार्कटिका गलत, एशिया गलत, सही कहा जाएगा हमारा अफ्रीका में। ठीक है ना। माना जाता है कि मानव जाति की जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई, तो अफ्रीका देश से हुई है। कहाँ से हुई, तो अफ्रीका देश से हुई। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो में विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी, तो ये अफ्रीका में विकसित हुई थी, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे देखा जाएगा नेक्स्ट, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो निम्न में से कहाँ विकसित हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो अफ्रीका में विकसित हुई है ना। मतलब ये कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत हुई कहाँ से हुई, तो वो अफ्रीका महाद्वीप से हुई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला देखा जाए, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यन जब मौजूदा जातियों में से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है। तो हमारी विभिन्नता भी करती है, भौगोलिक करता है, अनुवांशिक करता है, कौन नहीं करता हमारा, तो अब सारी विकास, ये क्या करता है हमारे उसमें विकास में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है। क्या है, मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है, तो कहाँ पर है ये हमारे मूल, अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। ये तो कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप से जीवन की उत्पत्ति हुई। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखा जाएगा हम लोग नेक्स्ट, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है कहाँ से, तो अफ्रीका मूल से। कब लगाए हम लोग आएंगे, अब क्योंकि वही तो उत्पत्ति हुई है, तो वही मालूम करेंगे, है ना, अनुवांशिकी कब में। अगला देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपोरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपोरिन सिद्धांत जो है वो है रासायनिक विकास से। किससे वहां संबंधित है, तो रासायनिक विकास से संबंधित है। ठीक है ना। क्लियर रहने के लिए है। आगे देख लेंगे, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है ना। मतलब प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या बनाए रखने के लिए, उनके विलोपन से रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, कि मतलब जाति कम न होने पाए। कौन आवश्यक हमारा है, तो प्रजनन। अगर प्रजनन क्रिया बंद हो जाएगी तो नए जीवों का उत्पत्ति ही बंद हो जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। कौन आवश्यक हमारा, प्रजनन आवश्यक है कि नहीं। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट पार्ट, आदि वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि, जो पुराना वायुमंडल था वो कम हो रहा था क्योंकि उसमें क्या थे, तो नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे नहीं, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे नहीं, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
क्योंकि उस समय हाइड्रोजन परमाणु क्या थे हमारे थे, बहुत एक्टिव थे और इनकी संख्या भी क्या थी, बहुत अधिक थी। इसीलिए हमारा आद्य वायुमंडल क्या हो रहा था, कम हो गया। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास, क्या क्वेश्चन हमारा, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो पुनर्रंजन नहीं, बाइंडिंग नहीं, निषेचन नहीं, क्या जाएगा हमारा, द्विवर्ण द्वारा अणुओं का विभाजन। इसमें क्या हो सकता है, अधिक जनसंख्या बन सकती है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा हम लोग नेक्स्ट तेजी साथ। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या हमारा है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है पुस्तक हमारे? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, ध्यान रखना। तो 24 नवंबर 1862 ईस्वी में प्रकाशित कौन हमारी, चार्ल्स डार्विन पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को विज्ञान में क्या करता है, एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा के क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव रूप में माना जाता है। मतलब जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो ये मालूम चला कि कैसे कैसे जीवन की उत्पत्ति आगे बढ़ी है। ठीक है ना। इस पुस्तक में जीवों के उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। क्या द्वारा समझाया गया है? जैव विकास द्वारा समझाया गया कैसे जीवन का विकास हुआ है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखा जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? हमारा क्या है, किस युग के दौरान क्या डायनासोर फले फूले थे? तो प्रोटोजोइक नहीं, होलोइक नहीं, सेनोजोइक नहीं, मेसोजोइक कीड़ा। मतलब मेसोजोइक युग के दौरान, है ना, हमारे क्या डायनासोर फले फूले थे। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा नेक्स्ट हमारा जो है, ध्यान रखना। तो मेसोजोइक कल्प की अवधि लगभग कितनी थी? तो 22.5 करोड़ साल से 7 करोड़ वर्ष तक थी। मतलब इतने साल पहले थी। ठीक है ना। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में क्या थे हमारे, डायनासोर फले फूले थे। इस कल्प के 3 शकों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देखा जाए तो ट्रेसियक, जूरेसिक, है ना, और क्रेटेशियस, जिनमें डायनासोर मुख्य रूप से किसमें थे? तो जुरासिक शक में सक्रिय थे। कहाँ सक्रिय हुए थे? तो जुरासिक शक में। इसीलिए डायनासोर पे जो मूवी क्या नाम था, जुरासिक वर्ल्ड था। है क्या नहीं? क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्या हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? कौन सा हमारा है? तो वो हमारा है उत्परिवर्तन। कौन हमारा है? तो वो हमारा है उत्परिवर्तन। है कि नहीं। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान रखना। तो आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव हमारे क्या होते हैं, बनते हैं, जिससे उनमें क्या होती है, विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उन परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता क्या होते हैं, वंशागत होते रहते हैं। तब पीढ़ियों में क्या होता है इनका, अगली एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ये बढ़ते रहते हैं, है ना। और क्या होता है, हमारे नए जातियों में नए लक्षण आते रहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर। अगला देखा जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चयन। हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चयन कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान रखना। तो प्राकृतिक चयन में गौर कर लेना। तो जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंशावृद्धि के बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन कहते हैं। मतलब सबसे बढ़िया वातावरण कौन होता है, प्राकृतिक चयन होता है। ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव, है ना, का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब? वर्ष 1859 में। उन्होंने किस पुस्तक में अपनी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में इस निष्कर्ष का वर्णन किया था कि प्राकृतिक चयन जो होता नहीं है, वो जीवों के नए जीव उत्पत्ति, नए विकास के लिए सबसे बढ़िया होता है। अगला देखा जाए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? सुनो क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है टायरेनोसारस रेक्स को। किसको कहते हैं हमारा? टायरेनोसारस रेक्स को कहा जाता है। ठीक है ना। ये क्या हमारी है? ये हमारी है
बात किया जाए तो जो हमारे पुराने जीव थे, है कि नहीं, डायनासोर, उनकी एक प्रजाति है। क्या उनकी हमारी एक है प्रजाति, है ना। तो टायरन्स लुप्त क्या हमारे हैं, डायनासोर्स की एक प्रजाति है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कहते थे टायरंट लिजार्ड किंग भी कहा जाता था, क्योंकि यह क्या थे, जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था। ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी होती थी, तो 12.8 मीटर, और इसके अवशेष का आधार पर क्या है, 6.7 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। मतलब कितने साल तक, तो 6 से 7 साल पहले, ये 6 से 7 करोड़ साल पहले, है ना, क्या होते थे, ये टायरंट लिजार्ड किंग पाए जाते थे। क्लियर नहीं, अब नहीं पाए जाते हैं। अगला हम देखें हम लोग नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है। एरेक्ट होमोनाइड नहीं, लार्ज ब्रांड होमोनाइड नहीं, बाइपीडियल होमोनाइड नहीं, क्या हमारा है, तो वाइज्ड ह्यूमनॉइड, मतलब बुद्धिमान मनुष्य, है ना, क्या हमारा है, बुद्धिमान मनुष्य है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। तो मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या हमारा, होमो सैपियंस क्या होता है, तो ज्ञानी मानव अर्थात वाइज ह्यूमनॉइड, है ना। होमो सैपियंस में प्रथम शब्द क्या हमारा, होमो किसका हमारा है, तो वंश को, सैपियंस क्या दिखाता हमारा, जाति को शो करता है ना। मानव स्तनी वर्ग के क्या हमारे हैं, तो प्राइमेट्स का गुण का क्या है, सदस्य है, जिसमें कौन आते हैं, बंदर, कपी, मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। ठीक है ना, मतलब हमारा किसका है, तो यह है प्राइमेट्स का है, मानुष्य। इन सब में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ज्ञानी मानव या वाइज ह्यूमनॉइड कहा जाता है, मतलब बुद्धिमान मानव। किसको कहता है, तो मनुष्यों को। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, हमारे प्राइमेट्स में सबसे अधिक बुद्धिमान है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है, सीधा आदमी नहीं, लंबा नहीं, क्या हमारा है, तो बुद्धिमान आदमी है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या नाम है, तो होमो सैपियंस है। क्लियर नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट देखा जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, पता ही है। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट हमारा है, जैविक विकास को डाट के तौर पर परिभाषित किया गया था, तो प्राकृतिक चयन के आधार पर विभाजित किया गया है ना हमारा। नेक्स्ट देखा जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा, डाट विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो विकास सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने किया था, तो वो चार्ल्स डार्विन ने किया है। क्लियर नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन हमारा, विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। विकास सिद्धांत किसने दिया था हमारा, तो चार्ल्स डार्विन। याद ही हो गया तो क्लियर हो गया है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के प्रतिपादन किया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से नहीं है, तो हमारा नए जमाने के बंदर है, पुराने जमाने के बंदर है, होमोनाइड्स है, एंथ्रोपिथेक्स, ये क्या हमारे हैं, तो ये हमारे एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। ठीक है ना। मानव के एंथ्रोपूर्वज क्या थे हमारे, सर्वाधिक 3 वंश थे। पहला बंदर वंश, आज से लगभग क्या थे, ये 4 करोड़ वर्ष पूर्व से ईश्वरीय युग के अंतिम चरण में 2 भिन्न, है ना, दिशाओं में उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नई दुनिया, दक्षिणी और मध्य अमेरिका के बंदर, है ना। पुराने दुनिया में अफ्रीका एशिया के आदि बंदर कहा गया है। देखो जो दक्षिण अफ्रीका और मध्य अमेरिका में बने, ठीक अमेरिका में बने, उनको कहा जाता है नए जमाने के बंदर, और जो एशिया और अफ्रीका में बंदर थे उनको कहा जाता है आदि बंदर। ठीक है नहीं, ध्यान रखना। कपिवंश ओलिगोपियन थिकस के जीवाश्म से पता चलता है कि कपि का मानव का वंश शाखा 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदरों की वंश से पृथक हुआ, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आदि कपि कहा गया है। मानव वंश, ठीक है ना, आदि कपियों से आदि मानव पूर्वज के उदय का मूलाधार माना गया है, मतलब माना गया है कि जो मानव उत्पत्ति किससे हुई, तो आदि कपि के द्वारा हुई थी। ठीक है ना। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में डाट जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रीडल ऑफ ह्यूमनॉइड क्राइड दक्षिण अमेरिका के द नेलेडी चैम्बर में की गई थी। किसकी खोज की गई थी, तो द नेलेडी चैम्बर में खोज हुई थी, तो होमो नेलेडी की खोज हुई हमारी हुई थी, तो होमो नेलेडी की खोज हुई थी, है ना। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो 2015 में होमो नेलेडी है कि नहीं, जीन्स होमो के एक नई प्रजाति की खोज, है ना, किसके द्वारा हुई थी, तो राइजिंग स्टार केज सिस्टम, है ना, क्रेडल ऑफ ह्यूमनॉइड काइड दक्षिण अफ्रीका के
डनलेडी में चैम्बर में की गई थी, ठीक है ना। मतलब डनलेडी चैम्बर में हमारी होमोनिलेडी की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा नेक्स्ट, मानव विकास संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोजी गई, किसी खोजी गई थी, तो वो थी होमोनिलेडी की थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, टेकीग्लोसिस डाट डाट के बीच की एक संयोजक कड़ी है। तो टेकीग्लोसिस जो है वो हमारी संयोजक कड़ी है, उभयचरों शीर्षक नहीं, पक्षियों स्तनधारियों के नहीं, सरसपी पक्षियों के नहीं, किसकी हमारी तो है सरसपी और स्तनधारियों के बीच की एक कड़ी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा नेक्स्ट, ध्यान रखना, तो टेकीग्लोसिस किसकी बीच कड़ी हमारे तो ये सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है, ठीक है ना। एकिडीना स्तनधारी वर्ग के क्या है प्राणी है जो क्या देते हैं अंडे देते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कार्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किसको हमारे को दिखाया तो एकिडीना को, मतलब एकिडीना हमारे क्या है ये तो सरीसृप और स्तनधारियों की बीच की कड़ी है, क्लियर है, क्लियर है। उदाहरण के लिए डक बिल्ड है ना हमारा क्या है प्लेट टिप्स, इनके पास स्तनधारियों के लक्षण जैसे बाल, स्तन ग्रंथियां और डायफ्राम तथा सरीसृप के लक्षण अंडे में योग तथा अंडे के खोल के साथ अंडा देते हैं। मतलब इनमें मनुष्य स्तनधारियों वाले लक्षण भी होते हैं और सरीसृप वाले लक्षण होते हैं, किसमें हमारे तो एकिडीना में, क्लियर ना, क्लियर है। इन्हें तो इसके लिए बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला, जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, का आधारभूत स्रोत है उत्परिवर्तन, क्या हमारा है उत्परिवर्तन है, ठीक है ना। अगला ध्यान रखना, तो जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या हमारा है तो उत्परिवर्तन है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन वंशागत जो हो क्या कहते हैं हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। हिंगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन को जीवों को क्या माना है जैव विकास का आधार माना है। तो जैव विकास का आधार किसने माना है तो उत्परिवर्तनवाद को तो हिंगो डी ब्रीज ने माना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, लाखों वर्षों तक आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। किसके तहत होता है तो नई प्रजातियों का गठन हमारा होता है तो वो होता है क्रमागत उन्नत के द्वारा, है ना। अगला देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो ये लिखी हमारी डार्विन ने, क्लियर ना, क्लियर है। अगला हम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं डार्विन से, है ना। डार्विन ने दिया है क्या हमारा विकास सिद्धांत। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूविज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन हमारे तो वो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है ना। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, डाट डाट विकास सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल अधिक और रूप से विकसित हुआ है। कौन बताता हमारा तो वो डार्विन बताता है ना, कैसे जीवन हमारा सरल हुआ है। अगला, किसने सुझाव दिया था कि जीवन की सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है, तो अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ ये बताया था हॉल्डेन ने, क्या बताया था हमारा बताया था हॉल्डेन ने बताया था, ठीक है ना। अगला देखेंगे, विकास संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है तो वो प्रदान करता हमारे जीवाश्म, प्रदान करता हमारे तो जीवाश्म बताते हैं, है कि नहीं। अगला देखेंगे लोग नेक्स्ट, ध्यान रखना, जीवाश्म के इसके अध्ययन से हम पता लगा पाते हैं कि पहले की पीढ़ी के जीव हमारे कैसे थे, उनका आकार कैसा था, वो रहते कैसे थे, उनके अंग कैसे थे, है कि नहीं। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डाट डाट गैसों का मिश्रण था। तो सबसे पहले वायुमंडल में गैसों मिश्रण क्या था हमारा, वो था H2 CH4 और NH3 का मिश्रण था, क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखा जाएगा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना किसका था तो वो बना था हमारा NH3 CH4 और H2S का बना था, क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थे जब पृथ्वी पर जीवन को उत्पन्न हुआ, तो उस समय क्या नहीं था पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक कौन सी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविद को सुझाव दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी थी तो वो चार्ल्स डार्विन की थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग लास्ट, इन अंगों में कौन सा एक अवशेषी अंग है तो वो हमारा अवशेषी अंग है मस्तिष्क, ठीक है ना। अवशेषी अंग हमारा कौन सा है तो वो मस्तिष्क है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारे आज बहुत तेजी के साथ क्या जैव विकास के पूरे 50 प्रश्न हमारे होते हैं समाप्त। कल हम लोग अगला अध्याय देखेंगे, ठीक है ना। चलो भैया निकालो आगे क्या,
वैसे भी इन्वर्टर बोल गया है।